स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी 15 डेज प्लेज का डे 2। कल हम लोगों ने करा था क्लास 11th माइक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर काफी डिटेल में कवर करा था। अब आज हम लोग करेंगे माइक्रो का चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोगों ने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था। हमें पता है रिसोर्सेज की क्या होती है, स्केर्सिटी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। तो हमें चूज करना पड़ता है कि हम उन स्केर्स रिसोर्सेज को कहां पर स्पेंड करें। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्केर्स है, यानी कि लिमिटेड है, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, कमी है। तो हमें चूज करना पड़ता है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करें, कहाँ स्पेंड करें। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है और हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह से इकोनॉमिकली यूज करना है, यानी कि सोच समझकर यूज करना है, उन रिसोर्सेज का किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कि उन रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना, यही क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो 3 कॉजेस हमारे पास में है। सबसे पहला क्या है, स्केर्स रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्केर्स होते हैं, यानी कि इन रिसोर्सेज की कमी होती है। ये रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इन स्केर्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब है इन रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस होते हैं। और हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं। चाहे आप अंबानी का ही एग्जांपल ले लो, बहुत पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी वो अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। समझ में आ गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, स्केर्स है, यानी कि लिमिटेड है। Most of the goods that satisfy human wants are limited or scarce. These goods are scarce because their demand is greater than their supply. देखो होता क्या है, हमें इतने की चाह है, हम चाहते हैं हमारे पास में इतना हो, लेकिन हमारे पास में इतना ही है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ हमारी डिमांड तो ये है, लेकिन किसी भी चीज की सप्लाई सिर्फ इतनी ही है। हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसका मतलब रिसोर्सेज की क्या है, स्केर्सिटी है। फॉर एग्जांपल पीने लायक पानी की बात कर लो, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। दिस इज द रीजन कि हमें बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ती है, घर में आरओ वगैरह हमें लगाना पड़ता है। चाहे आप लैंड की बात कर लो, लैंड हमारे पास में लिमिटेड है, मतलब सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। तो वही है, इन रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। सेकेंड है कि इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। कल मैंने आपको लैंड का एग्जांपल दिया था। अब लैंड क्या है, एक स्केर्स रिसोर्सेज है, लेकिन इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, मल्टीपल यूजेस है। आप सेम पीस ऑफ लैंड पर फार्मिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो वहां पर फैक्ट्री भी खोल सकते हो, आप चाहो तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप वहां पर रहने के लिए बिल्डिंग वगैरह बनवा सकते हो, आप चाहो तो आप वहां पर अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो, कोई एनजीओ खोल सकते हो। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। और हम लोग, हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 रुपए की बात करूं, आपकी जेब के अंदर एक 500 रुपए का नोट रखा हुआ है, ये आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो ये 500 का नोट कैसा है, लिमिटेड है। ये 500 का नोट पाते ही ऐसा नहीं होता कि यार अब तो मुझे जीवन भर कुछ करना ही नहीं है, मेरे पास में 500 का नोट है, ऐसा नहीं होता ना। ये 500 रुपए क्या है, लिमिटेड है। इन 500 रुपए के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। आप एंटरटेनमेंट पे खर्च कर सकते हो, आप बुक्स खरीद कर ला सकते हो, आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर आप अपने, मान लो किसी को कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, किसी भी चीज पर आप इसे स्पेंड कर सकते हो। और हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। जेब में 500 रुपए हैं बट इच्छाएं बहुत सारी हैं। आपका मन करता है या ड्रेस खरीद लेते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों का मन करता है यार चलो कॉस्मेटिक्स परचेज कर लेते हैं, लड़के हैं तो उन्हें लगता है चलो बाइक में फ्यूल डलवा लेते हैं, दोस्तों के साथ में जाके पार्टी कर लेते हैं।
तो हमारी इच्छाएं कैसी हैं, अनलिमिटेड है। समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 कॉजेस होते हैं कि रिसोर्सेज स्केर्स हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और हमारी ह्यूमन वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। करेक्ट हो गया। अब देखो किसी भी इकोनॉमी को, हम लोगों ने कल 3 तरह की इकोनॉमी पढ़ी थी। एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। चाहे कोई भी देश हो, चाहे कैसी भी इकोनॉमी हो, चाहे देश कोई डेवलप्ड है, चाहे डेवलपिंग है, चाहे अंडर डेवलप्ड है, हर तरह के देश को 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर भाई साहब है, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, वो सोचेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करूं। और साथ साथ में वो एक चीज और सोचते हैं, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या? एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर कोई से भी गुड्स और सर्विसेज कितने कितने बनाने हैं। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे करा जाए, प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ये किस में आता है, हमारा हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। और थर्ड आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मान लो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लिया, अब उन गुड्स और सर्विसेज को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो हमारी सोसाइटी के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक होता है पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उन गुड्स और सर्विसेज को किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स और सर्विसेज बना के रिच लोगों को बेचने हैं या पुअर लोगों को बेचने हैं, ये किस में आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो किसी भी इकोनॉमी में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, अभी आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास में आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली प्रॉब्लम जो किसी भी इकोनॉमी को सोचनी पड़ती है, प्रोड्यूसर्स को सोचनी पड़ती है, वो ये है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाएं ताकि लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करा जा सके। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, ताकि हम लोगों को बेच सके, हमारी वांट सेटिस्फाई कर सके। हम लोग प्रोड्यूसर को क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के एलोकेशन की, कि जो प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोड्यूसर के रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड होता है, प्रोड्यूसर के पास में लेबर है, प्रोड्यूसर के पास में कैपिटल है यानी कि पैसा है, मशीनें वगैरह हैं, प्रोड्यूसर के पास में अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, वो इन रिसोर्सेज को कहां पर एलोकेट करे यानी कि कहां पर स्पेंड करे। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस और साथ में आ जाता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोड्यूस करना है। मैंने यहाँ पर लिखा था ना एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब देखो 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखो जितनी भी चीजें जो हम लोग खरीदते हैं, हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कि परिवार है, ठीक है, हम लोग हाउस होल्ड के अंदर आते हैं, परिवार के अंदर आते हैं, कंज्यूमर्स हैं। जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं, हम ब्रेड परचेज करते हैं, बटर परचेज करते हैं, चाय चीनी खरीदते हैं, आटा परचेज करते हैं, गाड़ी हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं। क्योंकि इन चीजों को परचेज करके हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मन कर रहा है मैगी खाने का, मैगी खाई, मैगी खाकर हमें क्या मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन। मन कर रहा है गाड़ी खरीद लेते हैं, थोड़ा अच्छा पैसा है घर के अंदर, गाड़ी खरीद कर हमें क्या मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन। तो वो सारी चीजें जो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है, आप में हम सब लोग खरीदते हैं, क्योंकि जिन चीजों को खरीदकर हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। वही जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, उसे प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ियों को काटने के लिए, उन्हें शेप देने के लिए मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन मशीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। मान लो आपका एक बुटीक है, बुटीक के अंदर ड्रेसेस बनाने के लिए सिलाई मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, स्विंग मशीन की। वो स्विंग मशीन क्या है, कैपिटल गुड है। तो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करूं, मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं यानी कि ब्रेड बटर चाय चीनी ये सब कुछ बनाऊं, गाड़ी वगैरह, या फिर मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं, उसे चूज करना पड़ेगा। समझ में आया। और दूसरा आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी के अंदर,
कितने कंज्यूमर गुड्स बनाए जाएं, कितने कैपिटल गुड्स बनाए जाएं। ऑब्वियसली बात है हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं। समझ में आया। तो अगर हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, अगर देश के अंदर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास में कैसे हैं, लिमिटेड हैं। और तो और प्रोड्यूसर ये भी चूज करता है कि यार मैं वॉर टाइम गुड्स बनाऊं या फिर पीस टाइम गुड्स बनाऊं। अगर देश के अंदर वॉर चल रही है तो गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बारूद का प्रोडक्शन होगा, राइफल्स का प्रोडक्शन होगा। अगर देश के अंदर शांति है, पीस वगैरह है, तो नॉर्मल जो ब्रेड बटर, खाने का सामान, कपड़े वगैरह, इस तरह की चीजों का प्रोडक्शन होगा। तो पहला समझ में आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, ये डिसाइड कर लिया क्या बनाना है। अब सेकेंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाना है, प्रोडक्शन किस तरह से करा जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जहां पर हमारे रिसोर्सेज का क्या हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो हम ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी चीज को बनाने की प्रोड्यूसर की कॉस्ट आती है, ऑब्वियसली बात है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, ठीक है। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हमारा लेबर हो, मशीनरी हो, कोई भी चीज हो, सारे के सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूज में लो कि कॉस्ट कम से कम आए, वेस्टेज कम से कम हो। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। अब देखो हमारे पास में दो तरह की टेक्नोलॉजी आती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करते हैं, लेबर मतलब एम्प्लॉइज है, जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर रहे हैं और कैपिटल का यूज कम हो रहा है, मशीनों का यूज कम हो रहा है, समझ में आया, काम जो है वो लेबर की हेल्प से हो रहा है, मशीनों का यूज कम से कम हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को यूज करें, मशीनों को यूज करें, लेबर का यूज कम से कम हो, जो आजकल एमएनसीज में हो रहा है, लेबर का यूज कम है, सारा का सारा काम चैट जीपीटी से हो रहा है, एआई से हो रहा है, लेबर का यूज कम हो, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वही लिखा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर, हम लेबर को ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल को कम यूज करते हैं। जब हम लेबर को ज्यादा यूज करेंगे तो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी, दूर होगी। जब हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को यूज करते हैं, लेबर को कम यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब हम कैपिटल का यूज करते हैं, मशीनों से काम करते हैं, तो हमेशा याद रखना मशीनों से जब हम काम करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो पर यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमेशा कम आती है। समझ में आया। जब मम्मी बहुत सारा गाजर का हलवा बनाएगी तो टोटल कॉस्ट को जब मम्मी नंबर ऑफ कटोरी, नंबर ऑफ बोल से डिवाइड कर देगी ना, तो पर बोल गाजर का हलवा बनाने की कॉस्ट हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, कम आती है। समझ में आ गया। थर्ड प्रॉब्लम आती है हमारे पास में फॉर होम टू प्रोड्यूस। डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये डिसाइड कर लिया हाउ टू प्रोड्यूस। अब बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस की, जो हम लोगों ने प्रोडक्शन करा है, जो गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं, उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, उन्हें किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। देखो हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज नहीं बना सकते। और बेसिकली हम लोग सोसाइटी को दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक हमारी सोसाइटी का रिचर सेक्शन होता है, एक हमारी सोसाइटी का पुअरर सेक्शन होता है। तो डिसाइड करना कि गुड्स और सर्विसेज हम लोगों ने किसके लिए बनाए हैं, रिचर सेक्शन के लिए या पुअरर सेक्शन के लिए। तो एक है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक है पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखो जब हम गुड्स बना के रिच लोगों को बेचते हैं, अमीर लोगों को बेचते हैं, तो अमीर लोग अफोर्ड करते हैं कि वो उस चीज के लिए अच्छी प्राइस पे कर सकते हैं। अब वो लोग अच्छी प्राइस पे करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर को क्या होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। समझना पूरा का पूरा साइकिल। रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस पे करेंगे, प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर को जब प्रॉफिट होता है तो प्रोड्यूसर उस चीज को बिजनेस में, उस पैसे को बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अपने आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, यानी कि बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा मशीनें आएंगी, यानी कि रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे।
और रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, देश का जीडीपी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा, देश का हमारा जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रिचर सेक्शन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं हमारे जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम पुअरर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं तो पुअरर सेक्शन उस चीज के लिए हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता, हमें सस्ते में बेचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा और कहीं ना कहीं देश का जीडीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इसकी वजह से एक चीज हो जाएगी, देश में सोशल जस्टिस आएगी। आप पुअरर सेक्शन को टारगेट कर रहे हो तो पुअरर सेक्शन ऊपर उठेगा, उसका अपलिफ्टमेंट होगा, देश के अंदर इक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, सोशल जस्टिस मिलेगी पुअर लोगों को। हमारी जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उसका भी अपलिफ्टमेंट होगा, वो सेक्शन भी हमारा आगे बढ़ेगा। समझ में आया? वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम गुड्स बनाते हैं पुअर लोगों के लिए तो उन्हें सोशल जस्टिस मिलती है, देश के अंदर इनइक्वालिटी दूर होती है। लेकिन जब हम पुअर लोगों के लिए गुड्स बनाकर बेच रहे हैं तो पुअर लोग उस चीज के लिए ज्यादा प्राइस पे नहीं कर पाते हैं, वो सस्ते के अंदर खरीदते हैं। हम सस्ते आइटम्स बना रहे हैं, हम नेसेसिटी वाले आइटम्स बना रहे हैं तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम रहेगा। प्रोड्यूसर का अगर प्रॉफिट कम रहेगा, उसके खुद के प्रॉफिट्स ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेगा यानी कि रिसोर्सेज कम है, मशीनें वगैरह कम है, तो देश का जीडीपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब देश का जीडीपी गिरता है तो हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो रही है, हमें एक इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करना पड़ रहा है। तो हमें चूज करना पड़ेगा, हम सोशल जस्टिस चाहते हैं या जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं। जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं तो हम रिचर सेक्शन को टारगेट करेंगे। अगर हम सोशल जस्टिस चाहते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी बढ़ावा हो, अपलिफ्टमेंट हो, तो हम हमारी सोसाइटी के पुअरर सेक्शन को टारगेट करेंगे। तीनों प्रॉब्लम समझ में आ गई? पहली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें दो टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। थर्ड आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें रिचर सेक्शन को टारगेट करना है या फिर पुअरर सेक्शन को। अच्छे से चमक गया यहाँ तक? अगर लग रहा है यार समझ में आ रहा है, मैम की एक्सप्लेनेशन अच्छी है, मैम मेहनत कर रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना क्लास के अंदर और लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी देश के अंदर तीन तरह की हमारी इकोनॉमीज होती हैं। एक होती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के मैंने आपको दूसरे नाम बताए थे, इसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक बात है। एक होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को मैंने आपको बताया था, इसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और इसे हम लोग कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। और एक होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो बेसिकली किसकी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है। मैंने क्या बताया था, मार्केट इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे डिसीजंस लेने का काम किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये है मार्केट इकोनॉमी, मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, यानी कि सरकार डिसाइड करती है, सरकार सारे डिसीजंस लेती है और मेन मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होता है। तो इन तीनों इकोनॉमीज में जो पीछे हम लोगों ने तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ये किस तरह से सॉल्व करी जाती है। सबसे पहले है मार्केट इकोनॉमी, कल हम पढ़कर आए हैं। मार्केट इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी है, जहां पर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस बना के किसे बेचना है, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। आप में हम जैसे लोग डिसाइड करते हैं और सारा काम होता है अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बताया था मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। तीनों प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाएगी, मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो कौन से गुड्स सर्विसेज बनाए जाएंगे, यहाँ पर बेसिकली लग्जरियस आइटम्स प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। लग्जरियस आइटम्स वो किसके लिए बना रहे हैं, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। रिचर सेक्शन अफोर्ड करता है कि वो प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस पे कर सके, तो प्रोड्यूसर को अच्छी प्राइस मिलेगी अपने प्रोडक्ट के लिए, मतलब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स क्या होंगे, मैक्सिमाइज होंगे। और यहाँ पर यही मकसद है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन। तो कौन से गुड्स बनाए जाते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, यानी कि लग्जरियस आइटम्स, जैसे एसी हो गया, हमारा फ्रिज हो गया, गाड़ी वगैरह हो गई, अच्छी अच्छी बाइक्स वगैरह हो गई, इस तरह के गुड्स बनाए जाते हैं।
सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए एक ऐसी टेक्निक को यूज करा जाता है जिस टेक्निक की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम आए। जब कॉस्ट कम आएगी, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस में सेल करोगे तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जब लेबर सस्ती है तो प्रोड्यूसर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर लेता है। जब कैपिटल सस्ती है, मशीनें सस्ती मिल रही हैं, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है। तो ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करी जाएगी, ऐसे इनपुट्स, ऐसा रॉ मटेरियल यूज करा जाएगा जिसकी वजह से कॉस्ट कम से कम आए ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो सके। और लास्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहाँ पर गुड्स बना के किसे बेचे जाते हैं, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हु कैन अफोर्ड टू पे अ गुड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस पे करने को तैयार हैं। प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो उसका मकसद भी क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ गया। सेकेंड इकोनॉमी आती है हमारे पास में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन लेती है, सरकार लेती है या फिर सरकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। इसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर, कि सबका भला होना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, यानी कि जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो पुअर लोग हैं, उन्हें टारगेट करा जाता है कि उनका भी भला होना चाहिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पर सरकार लग्जरियस आइटम्स प्रोड्यूस नहीं करती, सरकार नेसेसिटी वाले आइटम्स प्रोड्यूस करती है। आप रेलवेज का एग्जाम्पल ले सकते हो। रेलवेज मतलब कितना ज़्यादा चीप है कि आप कितना भी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टिकट नहीं आती है। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर कितनी कम कॉस्ट आ रही है। तो नेसेसिटी वाले आइटम्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जिनकी सबको ज़रूरत है, जैसे असेंशियल फूड ग्रेन्स वगैरह हो गए। आप लोगों ने पीडीएस के बारे में सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स वगैरह होती हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, एक्सट्रीमली गरीब होते हैं, उनका राशन कार्ड होता है। तो वो इन राशन शॉप्स पर जाके बहुत ही सस्ते के अंदर, बहुत सस्ते के अंदर फूड ग्रेन्स परचेज कर सकते हैं, असेंशियल आइटम्स खरीद सकते हैं। तो नेसेसिटी वाले आइटम्स प्रोड्यूस करे जाएंगे। टेक्नोलॉजी कैसी यूज करी जाती है, अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी है, तो जानबूझकर सरकार लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और गुड्स किसके लिए बनाए जाते हैं, गुड्स बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि गरीब लोगों के लिए, जो बेचारे हंगर फेस कर रहे हैं, भुखमरी की वजह से मर रहे हैं, स्टारवेशन, हंगर, भुखमरी की वजह से मर रहे हैं ना, तो इन्हें सरकार असेंशियल चीजें सप्लाई करती है और बहुत कम प्राइस पर, चाहे सरकार को लॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेन मकसद है सोशल वेलफेयर। लास्ट आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर दोनों सेक्टर्स हैं, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकार भी है, ठीक है। और सरकार का मेन रोल क्या होता है, सरकार का मेन मकसद होता है सोशल वेलफेयर। और यहाँ पर हमारा प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर मतलब यहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस है, हर चीज डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है, मैंने कल बताया था। मेन मकसद होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक बात है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पर जो तीनों प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो कैसे लिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मैंने कल बताया था, ये प्रोडक्ट की डिमांड है, ये प्रोडक्ट की सप्लाई है, यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो गई। अगर कभी भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, मान लो सप्लाई सिर्फ इतनी सी है, इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं करा जा सकता, तो प्रोड्यूसर्स चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, चीजें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती है। इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। लेकिन सोशल कंसिडरेशन भी होता है, सरकार की भी चलती है। आप जानते हो हमारे देश के अंदर, इंडिया में, प्राइवेट स्कूल्स हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, सब कुछ है। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली हर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी ही होती है, जहां पर जो मेन डिसीजंस होते हैं वो सरकार लेती है और बाकी कोई भी चीज कितने में बेचनी है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सरकार का मेन मकसद है सोशल वेलफेयर, जैसे इंडिया की इकोनॉमी। अब यहाँ पर तीनों डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर लग्जरियस गुड्स बेचेगा जिनकी प्राइस ज्यादा है ताकि प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सकता है उनके लिए पे करना।
तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। सरकार जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो नेसेसिटी वाले आइटम्स प्रोड्यूस करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, यहाँ पर प्रॉफिट्स मैटर नहीं करते। फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। वहीं जो सरकार है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हमारा प्राइवेट प्रोड्यूसर्स है वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करते हैं, पैसे वाले लोगों को टारगेट करते हैं। वहीं जो हमारी सोसाइटी का गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो टारगेट करता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, देश के अंदर सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस प्रमोट हो। समझ में आ गया अच्छे से? आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पीपीसी। अब ध्यान से समझना, पीपीसी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले तो अगर आपको पीपीसी समझना है तो आपको 3 अजम्पशंस अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। हम 3 चीजों को मान के चलते हैं। पहला है रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज आर गिवन का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। रिसोर्सेज को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अब रिसोर्सेज में कुछ भी आ जाता है, हमारी लेबर वगैरह आ जाती है, आप जो भी लैंड वगैरह यूज कर रहे हो, वो सब चीजें आपके लिए क्या है? रिसोर्सेज हैं। तो हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? कांस्टेंट है। हम हमारे रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। गिवन का मतलब है रिसोर्सेज कैसे हैं? कांस्टेंट है। गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कोई मशीन वगैरह है, रॉ मटेरियल है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुलर यूटिलाइजेशन मतलब हम उन रिसोर्सेज को 100% यूज में ले रहे हैं। रिसोर्सेज की जितनी औकात है 100% हम उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कोई एक्सेस कैपेसिटी बची हुई नहीं है। इसका मतलब है जितनी रिसोर्सेज की औकात है हम उतना उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उनका फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कैसी है? कांस्टेंट है। हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम एक्सपेंसिव मशीन्स नहीं खरीद सकते। हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी कैसी है? कांस्टेंट है। अब पीपीसी क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर? हम ये प्रोड्यूसर की नजर से सोच रहे, कंज्यूमर की नजर से नहीं सोच रहे। इस सिचुएशन के अंदर प्रोड्यूसर के पास में 2 गुड्स हैं। प्रोड्यूसर के पास में क्या है? 2 गुड्स हैं। तो यहां पर हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही गुड पर लगा देता है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन क्या होगा? 0 होगा। अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज दूसरे गुड पर लगा देता है तो पहले गुड का प्रोडक्शन क्या होगा? 0 होगा। यहां पर हम प्रोड्यूसर की नजर से बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर के पास में 2 गुड्स हैं। 2 गुड्स है, मैंने कहा एक गुड है मान लो बर्गर और एक गुड है हमारा पिज्जा। तो अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, उसके पास में लैंड, लेबर, जो भी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब रिसोर्सेज बर्गर पर खर्च कर देता है, तो वो 100 बर्गर्स बना रहा है। ऐसे में पिज्जा बनाएगा वो 0। ठीक बात है। अगर उसे पिज्जा का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, उसे एक पिज्जा बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने बर्गर को 90 कर दिया, उसे बर्गर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हम इससे ज्यादा हमारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। अगर हमें और पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ाना है, 2 पिज्जा बनाने हैं, तो हम लोगों ने बर्गर को और कम कर दिया, 70 कर दिया। अगर हमें और पिज्जा बनाना है, 3 पिज्जास बनाने हैं प्रोड्यूसर को, तो उसने बर्गर को 40 कर दिया। और जो वो सारे रिसोर्सेज पिज्जा पर खर्च कर रहा है, वो 4 पिज्जा बना रहा है, सारे रिसोर्सेज पिज्जा पर खर्च कर रहा है, तो वो बर्गर कितने बनाएगा? 0 बनाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है? 5 कॉम्बिनेशंस है, ए बी सी डी ई। ए कॉम्बिनेशन के अंदर वो सारे रिसोर्सेज बर्गर पर खर्च कर रहा है, पिज्जा 0 है। ई कॉम्बिनेशन के अंदर वो सारे रिसोर्सेज पिज्जा पर खर्च कर रहा है, बर्गर कितने हैं? 0 है। और बीच में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, 90 बर्गर, ए पिज्जा, 70 बर्गर, 2 पिज्जा, 40 बर्गर्स, 3 पिज्जा, इस तरह से। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस को जब हम कर्व पर प्रेजेंट करते हैं, अभी मैं कर कर बताऊंगी, तो हमें एक कर्व मिलता है। इन्हें जब हम ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं तो जो कर्व बनता है ना, वो कुछ इस तरह का बनेगा। अभी मैं आगे चलकर समझाऊंगी। इसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? एक कर्व है, अभी मैं बना रही हूँ, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ए बी सी डी ई।
किसके? टू गुड्स के विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज के अंदर अंदर। बस 3 अजम्पशंस हमें रखने हैं दिमाग में कि रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, कांस्टेंट है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है, और हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है। तो जब इन कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा, जिस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके दूसरे नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। समझ में आ गया? 3 अजम्पशंस क्या है? रिसोर्सेज कांस्टेंट है, रिसोर्सेज का फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। इस सिचुएशन के अंदर प्रोड्यूसर 2 गुड्स का प्रोडक्शन करता है, दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमारे पास में गिवन है। ये कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, इससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके पास में इतने ही रिसोर्सेज हैं। इस कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं हमें क्या मिल जाता है? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरे नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। किस तरह से कर सकते हैं? ये पिज्जा है, ये बर्गर है, ये पिज्जा है। अब देखो बहुत सिंपल सा है, नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। बहुत सिंपल सा है, जिस चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, पिज्जा 0 था, 1 2 3 4, पिज्जा का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, पिज्जा को हम लोग क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, उसे हम हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। जिस चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम गेन कर रहे हैं, उसे हम हमेशा कौन सी एक्सिस पर दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। क्लियर हो गया? वहीं जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, जिसे हम लॉस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उसे हम लोग कौन सी एक्सिस पर दिखाते हैं? वाई एक्सिस पर। तो बर्गर यहां पर आएगा। पिज्जा कितना है? 0 1 2 3 4, तो ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। 1 2 3 4, ये हमारे पास में पिज्जा हो गया। बर्गर हमारा 0 40 70 90 100 100 तक का है, तो 10 10 के गैप से दिखा देते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। डन है यहाँ तक? अब देखो किस तरह से प्लॉट करना है, आपको ये लाइंस नहीं बनानी, मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। पिज्जा 0 है, बर्गर कितना है? 100 है। तो देखो पिज्जा एक्स एक्सिस पर है, 0 है यहाँ पर है, और बर्गर हमारा कितना है? 100 है, तो बर्गर वाई एक्सिस पर है, ये यहाँ पर आएगा। सिंपल सा है ना, पिज्जा हमारा 0 है और बर्गर कितना है? हमारा 100 है। अब पिज्जा हमारा 1 है और बर्गर कितना है? 90 है, तो पिज्जा 1 यहीं से आएगा। देखो इस तरह से पिज्जा 1 है हमारा और बर्गर कितना है? 90 है, ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया। ठीक बात है। अब पिज्जा हमारा 2 है, बर्गर कितना है? 70 है, तो पिज्जा हमारा 2 है और बर्गर कितना है हमारे पास में? 70 है, ये यहाँ आ गया। फिर पिज्जा हमारे पास में 3 है और बर्गर कितना है? 40 है, पिज्जा 3 है और बर्गर कितना है हमारे पास में? 40 है। लास्ट में पिज्जा 4 है तो बर्गर 0 है, पिज्जा 4 यहाँ पर आएगा और बर्गर 0 है, तो ये यहीं आएगा। इन लाइंस को मैं हटा देती हूँ, ये लाइंस आपको नहीं बनानी, ये लाइंस आपको नहीं बनानी, आपको सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? पॉइंट्स को प्लॉट करना। एक हमारा इरेज हो गया। जब पिज्जा 3 था तो बर्गर कितना था हमारे पास में? 40 था। इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इन्हें ज्वाइन कर दिया, ये हमें क्या मिल गया? हमारा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये पीपीसी क्या है? ये कॉम्बिनेशंस है 2 गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर सकता है विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। करेक्ट हो गया। अब ये जो पीपीसी है, इस पीपीसी की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। आपका 2 प्रॉपर्टीज हैं, पीपीसी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बहुत आसान सा है। पहला क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये जो अभी हम लोगों ने पीपीसी बनाया, इसकी शेप ऐसी है, ऐसा ही बनाई है पीपीसी देखा जाए तो। ये जो साइड होता है इसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहे हैं तो पीपीसी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है ना। ये पीपीसी मैंने किस तरह से बनाया था? जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहे हैं
तो पीपीसी हमारा कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब पीपीसी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अब इस बात के पीछे का रीजन क्या है, बहुत ही इजी सा रीजन है। रीजन है जब हमें एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जब हमें पिज्जा का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हमें ना चाहते हुए भी बर्गर को लॉस करना पड़ेगा, बर्गर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूसर को एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसे दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे, कांस्टेंट है, और टेक्नोलॉजी में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी भी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों गुड्स के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, और नेगेटिव को हम इको की भाषा में बोलते हैं। दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दिस इज द रीजन पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। वही लिखा है, इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, हम एक साथ दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। मोर ऑफ गुड एक्स, यहाँ पर एक्स एक्सेस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, गुड एक्स दिखाते हैं, वाई एक्सेस पर हम दिखाते हैं गुड वाई। मैंने पिज्जा बर्गर का एग्जाम्पल ले लिया था। अगर आपको गुड एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है ओनली विथ लेस ऑफ गुड वाई, तो आपको गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, सो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। समझ में आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हो सकता है आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ा हो इस तरह से, जब ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये जो शेप होती है ना, पीपीसी का मुंह जो है वो ओरिजिन की तरफ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं। और अगर मैं इस पीपीसी को ऐसे बना दूं, मतलब इसका मुंह उस तरफ है ना, दूसरी तरफ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। आपने साइंस के अंदर लेंस पढ़ा होगा, मिरर पढ़ा होगा क्लास 9-10 के अंदर। तो ये जो पीपीसी है वो कैसा है, कॉन्केव है, वो कॉन्वेक्स नहीं है। पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है। पीपीसी की शेप कैसी है, कॉन्केव है। इसके पीछे का क्या रीजन है, बहुत आसान सा है, बहुत आराम से समझना। देखो यहां पर समझाती हूं। मैंने क्या कहा, मान लो ये पहले हम लोगों ने एक पिज्जा पाया, पिज्जा 0 था, 0 से 1 हुआ। एक पिज्जा को पाने के लिए हम लोगों ने कितना बर्गर सेक्रीफाइस करा, हम लोगों ने 100 से 90 हो गया, हम लोगों ने 10 बर्गर सेक्रीफाइस करे। अगेन एक और पिज्जा पाने के लिए 1 से 2 हुआ ना पिज्जा, एक और पिज्जा पाने के लिए हम लोगों ने बर्गर को कितना सेक्रीफाइस करा, पहले 90 थे अब 70 हो गए, हम लोगों ने 20 बर्गर सेक्रीफाइस करे। देन अगेन एक और पिज्जा पाने के लिए 2 से 3 करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों ने बर्गर को और सेक्रीफाइस करा, 70 से 40 हो गया, मतलब कितने बर्गर सेक्रीफाइस कर दिए, 30 बर्गर सेक्रीफाइस कर दिए, 50, 60, 70। अगेन एक और पिज्जा प्रोड्यूस करने के लिए बर्गर 40 से 0 हो गए, हम लोगों ने 40 बर्गर सेक्रीफाइस कर लिए। एक एक पिज्जा पाने के लिए पहले 10 बर्गर सेक्रीफाइस करें, फिर 20 बर्गर सेक्रीफाइस करें, फिर 30 बर्गर सेक्रीफाइस करें, फिर 40 बर्गर सेक्रीफाइस करें। तो ये जो बर्गर को सेक्रीफाइस करने की जो टेंडेंसी है, बर्गर को हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये रेट इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द रीजन कि पीपीसी हमारा कैसा है, कॉनकेव है। आप खुद देख सकते हो, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं जो पहले मैंने इरेज करे थे, ये 70 था, ये था, ठीक है, बहुत आराम से समझना। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पर ये पिज्जा गेन करा था, ये एक पिज्जा गेन करा था, देखा हम लोगों ने कितना हम लोगों ने बर्गर सेक्रीफाइस करा था, इतना। नेक्स्ट टाइम पर भी इतना ही पिज्जा गेन करने के लिए हम लोगों ने इतना बर्गर सेक्रीफाइस कर दिया, 20 बर्गर्स। नेक्स्ट टाइम पर भी इतना ही पिज्जा गेन करने के लिए हम लोगों ने और ज्यादा बर्गर सेक्रीफाइस करा, और नेक्स्ट टाइम पर इतना पिज्जा गेन करने के लिए हम लोगों ने और ज्यादा बर्गर सेक्रीफाइस करा। पहले 10 बर्गर सेक्रीफाइस, फिर हम लोगों ने 20 बर्गर सेक्रीफाइस करे, फिर हम लोगों ने 30 बर्गर सेक्रीफाइस करे, फिर हम लोगों ने 40 बर्गर सेक्रीफाइस करे। दिस इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब पीपीसी कैसा है हमारा, कॉनकेव है। बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, जैसे जैसे हम एक्स को और प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड, हम ज्यादा से ज्यादा वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखो, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, पिज्जा को पाने के लिए हम बर्गर को खो रहे हैं, तो पिज्जा को पाने के लिए हम क्या खो रहे हैं, बर्गर खो रहे हैं। तो जिस चीज को पाने के लिए हम जो नेक्स्ट खोते हैं ना, जो हम खो रहे हैं, उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पिज्जा को पाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हम लोगों ने बर्गर को खो दिया, बर्गर को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना एक्स को प्रोड्यूस करने की, वो क्या है कि हमें वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस इज द रीजन पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स।
चेंज इन वाई मतलब वाई में कितना चेंज आ रहा है। आप पहले लेवल पर बात कर लो, हमारा वाई में कितना चेंज आया, वाई है हमारा जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना चेंज आया 10 का, ठीक है। अपॉन पिज्जा में कितना का चेंज आया, पिज्जा हमारा 1 से इंक्रीज हुआ है, 1 से इंक्रीज हुआ है, अपॉन चेंज इन एक्स, ऊपर तो जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नीचे हम जो गेन कर रहे हैं कितना आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट का निकालो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आया है 20 है ना, अपॉन एक्स में कितना चेंज आया, एक्स तो हमारा 1 से ही इंक्रीज हुआ, कितना आया है 20। अगेन चेंज इन वाई कितना है 40 से 70 से 40 हो गया 30, अपॉन चेंज इन एक्स हमारा कितना है 1 है, कितना आएगा काट के 30 आएगा। अगेन चेंज इन वाई 40 है, हम लोगों ने 40 बर्गर सेक्रीफाइस करे हैं एक पिज्जा पाने के लिए, चेंज इन एक्स, तो ये हमारा कितना आ रहा है 40। पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 आया, देन 20 आया, देन 30 आया, देन 40 आया, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द रीजन पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। समझ में आ गया। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज कांस्टेंट हैं, हम एक साथ दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हमें गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हमें गुड वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज करना ही पड़ेगा, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। सो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी कॉन्केव क्यों है, क्योंकि अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, अगर हम पिज्जा का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा बर्गर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहले 10 बर्गर सेक्रीफाइस करे, देन 20, देन 30, देन हमने 40 बर्गर सेक्रीफाइस करे। तो ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई मतलब जितना आप बर्गर को सेक्रीफाइस कर रहे हो, वाई एक्सेस पर जो दिखा रहे हो उसका सेक्रीफाइस, अपॉन एक्स एक्सेस पर जो दिखा रहे हो जिसे आप गेन कर रहे हो उसमें जो चेंज आ रहा है, चेंज मतलब ये जो माइनस करके मैं चेंज निकाल रही हूं, ये हमारा डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक्स को पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दिस इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रीजन, दैट इज वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। चमका कि नहीं चमका यहां तक। आगे देखो पीपीसी के कुछ कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने पीपीसी बनाया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम दिखाते हैं हमारा गुड वाई जिसे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं हमारा गुड एक्स जिसे हम गेन कर रहे हैं, और ये है हमारा पीपीसी। अब मैं पीपीसी पे कुछ पॉइंट्स बना रही हूँ, ये पॉइंट पी क्यू आर एस, दिस इज टी एंड दिस इज यू। मैंने कहा अटेनेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अटेनेबल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं, जो फीएसिबल है, जिन्हें हम पा सकते हैं, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर आते हैं पी और क्यू, वो अटेनेबल पॉइंट्स है, क्योंकि इन पॉइंट्स को हम अचीव कर सकते हैं। प्रोड्यूसर इतना प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि उसकी इतनी औकात है, उसके पास में इतने रिसोर्सेज हैं। और तो और ये आर और एस जो पीपीसी के अंदर आ रहे हैं, ये भी प्रोड्यूसर के औकात के अंदर हैं, बल्कि ये तो कम रिसोर्सेज में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैक्सिमम पी और क्यू है, प्रोड्यूसर पी और क्यू से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके पास में इतने ही रिसोर्सेज हैं। तो पी क्यू और आर एस अटेनेबल पॉइंट्स है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज उसके पास में हैं। तो जितने भी पॉइंट्स जो पीपीसी पर आते हैं और पीपीसी के अंदर है, वो अटेनेबल पॉइंट्स है कि प्रोड्यूसर इन्हें अचीव कर सकता है। अनअटेनेबल की प्रोड्यूसर इन पॉइंट्स को अचीव ही नहीं कर सकता, प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। टी और यू वो सारे पॉइंट्स जो पीपीसी के बाहर हैं, प्रोड्यूसर इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है। एफिशिएंट पॉइंट का मतलब है कि सारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पास में है, उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये दो हैं पी और क्यू, जो पॉइंट्स पीपीसी पर आते हैं, मतलब प्रोड्यूसर की औकात है, इतना उसका पोटेंशियल है, वो इतना प्रोड्यूस कर सकता है, इतने उसके पास में रिसोर्सेज हैं और वो इतना ही प्रोड्यूस कर रहा है। रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। इनएफिशिएंट पॉइंट्स के अंदर आएगा आर और एस जो पीपीसी के अंदर है। प्रोड्यूसर की औकात पी और क्यू बनाने की है, लेकिन फिर भी अगर वो एस और आर बना रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है, औकात से कम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। समझ में आ गया। फिर आता है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। शिफ्टिंग अलग चीज होती है, रोटेशन अलग चीज होता है, बहुत आराम से समझना। जब पीपीसी पूरा का पूरा आपका उठ के दूसरी तरफ चले जाए, आगे चले जाए, पीछे चले जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। देखो ये मैंने एक पीपीसी बनाया है। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी दो सिचुएशंस के अंदर होगा। चेंज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कोई चेंज आ गया, मैंने कहा रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो गए। जब भी इको में कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। मैंने कहा रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, हमारी औकात बढ़ जाएगी, हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा पीपीसी था जिसका नाम था ए बी, हमारा पीपीसी इंक्रीज होके राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा।
ये हमारा पीपीसी अब बन गया है ए डैश बी डैश, मान लो मैंने नाम दे दिया। पीपीसी हमारा कैसे शिफ्ट कर गया, राइट साइड में शिफ्ट कर गया, इसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। तो अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, पीपीसी हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। मैंने कहा रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो गए, देश के अंदर सुनामी वगैरह आ गई, हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए, तो ये हमारा पीपीसी था ए बी। हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, मतलब हमारी औकात कम हो गई, हम प्रोडक्शन कम करेंगे, तो ये हमारा जो पीपीसी है वो कौन सी साइड में शिफ्ट कर गया, हमारा पीपीसी शिफ्ट कर गया है लेफ्ट साइड के अंदर। समझ में आया शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, ये शिफ्टिंग है। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे पीपीसी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। एक होता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब है जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, बहुत आराम से समझना, ये हमारा पीपीसी है, ठीक है। नीचे की तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारा गुड एक्स दिखाते हैं, और इधर की तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग हमारा गुड वाई दिखाते हैं। मैंने कहा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन सिर्फ एक्स गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है, वाई गुड की हम बात नहीं कर रहे। तो वाई पर तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा, ये एक्स की तरफ रोटेट कर गया, ये शिफ्टिंग नहीं है, पूरा पीपीसी हमारा उठकर नहीं जा रहा, इसे हम लोग बोलते हैं पीपीसी विल रोटेट। पीपीसी क्या कर गया, रोटेट कर गया। वहीं मैंने कहा ये हमारा पीपीसी है, इधर आप लोग क्या दिखाते हो, गुड एक्स, इधर हम दिखाते हैं गुड वाई। मैंने कहा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक्स की तरफ ये एज इट इज रहेगा, वाई की तरफ ये इस तरह से क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। दिस इज रोटेशन ऑफ पीपीसी। थर्ड है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई, दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई है, ये हमारा पीपीसी है। दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई है, तो पीपीसी रोटेट नहीं करेगा, पीपीसी हमारा पीछे वाले की तरह क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चेंज इन रिसोर्सेज के अंदर पीपीसी शिफ्ट हुआ था, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे पीपीसी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। जब एक्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो पीपीसी रोटेट होगा, वाई के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो भी पीपीसी रोटेट होगा, लेकिन दोनों के लिए टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया है तो पीपीसी रोटेट नहीं होगा, पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट साइड। करेक्ट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बात करते हैं पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने पीछे कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन्हें हम पीपीसी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसका पता हमें पीपीसी से भी चल जाता है। देखो जब प्रोड्यूसर सारे के सारे रिसोर्सेज अपना एक गुड पर खर्च कर रहा है, क्लोथ्स पर खर्च कर रहा है, तो वो 12 क्लोथ्स बना रहा है, वीट कितना है, 0 है। जब वो सारे के सारे रिसोर्सेज अपने वीट पर खर्च कर रहा है तो वो 6 किलो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोथ कितना है उसके पास में, 0 है। व्हाट टू प्रोड्यूस का पता चल रहा है ना कि क्या प्रोड्यूस करना है, और क्वांटिटी का भी प्रोड्यूस पता चल रहा है, 12 क्लोथ्स 0 वीट, 10 क्लोथ्स 2 kg वीट, 6 क्लोथ्स 4 kg वीट, इस तरह से। तो पीपीसी से हमें 2 गुड्स जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज, उनके कॉम्बिनेशंस का पता चल सकता है। अगर उसे एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो उसे क्लोथ को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे हम शो भी कर सकते हैं बहुत आराम से। कैसे शो कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है उसे हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं वीट, और जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज करना है उसे हम वाई एक्सिस पर दिखाते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गया क्लोथ, ठीक है। तो वीट कितना है, 0 2 4 6, तो 0 2 4 6, हम लोगों ने 2 2 का गैप ले लिया, ये हमारा 12 तक जा रहा है, तो 2 4 6 8, ये 10, और ये हो गया 12। इजी पीजी है, प्लॉट कर सकते हैं। वीट 0 क्लोथ 12, वीट तो 0 है, क्लोथ कितना है, 12 है। फिर वीट 2 क्लोथ कितना है, 10, वीट 2 और क्लोथ कितना है, 10 है, यहाँ आएगा। वीट 6 है हमारे पास में, सॉरी वीट कितना है, 4 है, वीट 4 है और क्लोथ कितना है, 6 है, और लास्ट में वीट हमारे पास में 6 है और क्लोथ कितना है, 0 है। अगर आप इसे प्लॉट करोगे, ये हमारा हो गया पीपीसी। तो पीपीसी हमें बता रहा है क्या प्रोड्यूस करना है, क्लोथ प्रोड्यूस करना है, वीट प्रोड्यूस करना, और कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमें कैसी यूज करनी है। जब हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जब हम इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो प्रोडक्शन कम होता है। जैसे ये पीपीसी मैंने बनाया, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, जो क्यू पॉइंट है, ये बताते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं,
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जितना हमारा पोटेंशियल है, जितनी हमारी औकात है, हम उतने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मान लो हम लोगों ने ऐसे ये प्रोडक्शन करा तो हमारी औकात पी और क्यू की है, फिर भी हम अगर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम हमारे रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, हम हमारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। गॉट इट। थर्ड हमारे पास में आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, बना के किसे बेचना है। देखो अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है, यानी कि हम गुड्स और सर्विसेज बना के किसे बेच रहे हैं, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेच रहे हैं, तो मैंने पीछे भी बताया रिचर सेक्शन कैन अफोर्ड टू पे अ मोर प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट। बताया रिचर सेक्शन उस प्रोडक्ट के लिए अच्छी प्राइस पे कर सकता है, तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो वो उसी पैसे से क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मशीनें आ रही हैं हमारे पास में, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आ रहे हैं, मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और पीछे मैंने बताया जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो हमारा पीपीसी क्या कर जाता है, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, जब देश के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिच रिचर होता जा रहा है, बेचारा पुअर पुअरर ही होता जा रहा है, तो सोशल अनरेस्ट हमें देखने को मिलेगा कि रिचर और पुअर के बीच का गैप पड़ता जा रहा है, विच इज नॉट गुड। देश के अंदर इनइक्वालिटी आ रही है, सोशल अनरेस्ट हमें देखने मिलता है। दो और चीजें हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एक तरह से हम लोगों ने पीछे देख लिया। पीपीसी से हमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पता चल जाता है। ये पी और क्यू वही है, फुलर यूटिलाइजेशन बता रहे हैं, ये एस क्या बता रहा है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सेम सेम से हैं, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पर है वो बताता है कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये पोटेंशियल लेवल है, ये औकात है कि प्रोड्यूसर इतना प्रोड्यूस कर सकता है, ये मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है वो बताता है कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। हमारी औकात पी और क्यू बनाने की है, लेकिन हम फिर भी एस बना रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन, हम उन रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं कर रहे। और फिफ्थ है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। जब देश के अंदर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, हमारी लेबर और ज्यादा स्किल्ड हो जाती है, पॉलिश्ड हो जाती है, ट्रेंड हो जाती है, तो हमारे रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है। और जब रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है, हमारा पीपीसी कैसे शिफ्ट कर जाता है, राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। तो जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट करेगा। जैसे मान लो सरकार कोई योजना लेकर आ जाती है, जैसे लेबर की स्किल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ कौशल योजना हो गई, यानी कि स्किल इंडिया, कुछ प्रोग्राम सरकार ने रन करी है जिसके अंदर लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसकी वजह से लेबर स्किल्ड होगी, वो ट्रेंड होगी, लेबर का डेवलपमेंट होगा, तो अपने आप हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ गया। लास्ट हमारे पास में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही सिंपल सा है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर अभी आप पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अपना एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो कुछ पाने के लिए जो आपको कुछ खोना पड़ रहा है, जो खोना पड़ रहा है ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मान लो आपके पास में एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को आपने रेंट पर दे रखा है, ठीक है, और आपके पास में रेंट आता है महीने का 50,000 रुपये, गुड अमाउंट, ठीक है। और आप जॉब भी करते हो, आप जॉब करते हो तो आप अर्न करते हो 35,000, ये आप 35,000 अर्न कर रहे हो, मतलब आज की डेट में जॉब से 35,000 आ रहा है, और जो आपने बिल्डिंग अपनी रेंट पर दे रखी है तो आपके पास में रेंट आ रहा है 50,000। अब आपके दिमाग में आता है कि यार मैं जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहता हूँ, तो जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये 35,000 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और आप सोच रहे हो ये जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस मैं इसी बिल्डिंग में सेटअप करूंगा, इसी बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे, मतलब अब से आपके पास में रेंट भी नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो अपना बिजनेस खोलने के लिए, अपना बिजनेस खोलने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करा, आपने 35,000 की आपकी जॉब सेक्रीफाइस करी, और 50,000 का ये जो रेंट आ रहा था ये रेंट सेक्रीफाइस करा, क्योंकि आप उसी बिल्डिंग में अपना बिजनेस चलाना चाहते हो। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए यू हैव सेक्रीफाइस 85,000 रुपीज। तो बिजनेस शुरू करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, दिस 85,000। समझ में आया। कुछ पाने के लिए, पा क्या रहे हो, बिजनेस पा रहे हो, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो 85,000 है ये क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ पाने के लिए जो आप कुछ खो रहे हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, कि आपने ये ऑल्टरनेटिव चुना है, बिजनेस चुना है, इसका नेक्स्ट बेस्ट क्या था? इसका नेक्स्ट बेस्ट था कि आप जॉब से 35,000 कमा रहे थे और रेंट से 50,000 कमा रहे थे, 85,000, ये 85,000 आपने सेक्रीफाइस कर दिया, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपके पास में एक लैंड है, जिस लैंड पर आप वीट ग्रो कर सकते हो, राइस ग्रो कर सकते हो, मेज ग्रो कर सकते हो, शुगर केन ग्रो कर सकते हो, आपकी चॉइस है आपको क्या ग्रो करना है। वीट ग्रो करते हो तो 10,000 कमाओगे, राइस ग्रो करोगे 8,000 कमाओगे, मेज ग्रो करोगे 7,000 कमाओगे और गन्ना ग्रो करोगे, शुगर केन ग्रो करोगे तो 12,000 कमाओगे। अब मुझे बताओ आप क्या ग्रो करोगे? समझदार हो, रैशनल हो, समझदार हो, आप शुगर केन ग्रो करोगे क्योंकि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा अर्न कर रहे हो। इस शुगर केन को ग्रो करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट क्या था कि शुगर केन नहीं होता तो आप क्या चूज करते? वीट चूज करते क्योंकि वो 10,000 है। तो इस शुगर केन को पाने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट था वो क्या था? वीट था। आपने वीट को सेक्रीफाइस करा, तो शुगर केन को पाने के लिए आपने वीट सेक्रीफाइस करा। शुगर केन को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये 10,000 जो आपने सेक्रीफाइस करा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज इन यूज फोर, आप अपने रिसोर्सेज यूज फोर पर खर्च कर रहे हो, शुगर केन पर खर्च कर रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपने यूज वन यानी कि वीट को सेक्रीफाइस कर दिया, 10,000 की वीट को आपने सेक्रीफाइस करा है। तो कुछ पाने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट आप खो रहे हो उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पीपीसी के अंदर पढ़ा था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि ऊपर तो हम लिख रहे हैं लॉस ऑफ वाई, वाई को कितना सेक्रीफाइस करा, नीचे हम लोग लिख रहे हैं गेन ऑफ एक्स, एक्स को हम लोगों ने कितना गेन करा। जैसे वाई को कितना सेक्रीफाइस करा? 10 सेक्रीफाइस करा, 100 से 90 हो गया। एक्स को कितना गेन करा? 1, कितना आया था? 10 आया था, ऐसे ही आया था। नेक्स्ट में निकाला वाई को कितना सेक्रीफाइस करा? 90 से 70 हो गया, 20। गेन इन पिज्जा, एक्स को कितना गेन करा? 1, कितना आया? 20 आया। तो ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स यानी कि लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC। समझ में आ गया? द रेट एट विच आउटपुट इन यूज वन, मैं गुड वन की बात नहीं करी, यूज वन यहां पर लिखा हुआ है, is lost for every additional output of in use 2 is called marginal opportunity cost। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये है हमारा यूज वन, ठीक है? यूज वन क्यों? जिसे हमने सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि पहले हम सारे रिसोर्सेज इसी पर खर्च कर रहे थे। और ये है हमारा यूज टू। एक तो आप इस तरह से यूज वन यूज टू बोल सकते हो, या फिर इसे एक्स एक्सेस वाले को आप गुड एक्स बोलो और वाई एक्सेस वाले को आप क्या बोलोगे? गुड वाई बोलोगे। इस तरह से भी बोल सकते हो। यूज वन हमारा क्या है? गुड वाई है, बर्गर है, और यूज टू हमारा क्या है? गुड एक्स है। तो इसका मतलब क्या है? द रेट विच एट विच आउटपुट इन यूज वन इज लॉस्ट, यानी कि ऊपर तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? चेंज इन वाई, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ यूज वन, यानी कि गुड वाई हम लोगों ने लॉस करा है, अपॉन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज टू, यानी कि गेन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स। दिस इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? जो पीछे फॉर्मूला लिखा था वही है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन Q1 अपॉन चेंज इन Q2। चेंज इन Q1 का मतलब है ये हमारा यूज वन है, यूज वन में कितना चेंज आया, कितना हम लोगों ने बर्गर को सेक्रीफाइस करा, अपॉन चेंज इन Q2 यानी कि कितना हम लोगों ने पिज्जा को गेन करा। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पीपीसी का स्लोप कैसा था? पीपीसी हमारा बन रहा था कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। करेक्ट हो गया। अब देखो किस तरह से पता चलता है, हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया भी था, हमारा पीछे वाला ही अगर हम एग्जाम्पल ले ले, वही एग्जाम्पल ले ले तो हमें समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह से बना था, मान लो ये इस तरह से हमारा बन रहा था कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करा था कि इतना पिज़्ज़ा पाने के लिए इतना बर्गर सेक्रीफाइस करा, इतना पिज़्ज़ा पाने के लिए फिर और बर्गर सेक्रीफाइस करा, इतना पिज़्ज़ा पाने के लिए और फिर इतना पिज़्ज़ा पाने के लिए हम लोगों ने और ज़्यादा बर्गर को सेक्रीफाइस करा। तो वो बर्गर को सेक्रीफाइस करने की हमारी जो टेंडेंसी थी वो बढ़ती जा रही थी, पीछे हम लोगों ने देखा था। दिस इज द रीज़न कि पीपीसी हमारा कैसा था? कॉनकेव था।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज, ये एमओसी हमारा पीछे भी इंक्रीज हो रहा था, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेंगे, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, यूज स्पेसिफिक होते हैं। इस बात का मतलब है हमारे जो रिसोर्सेज है वो यूज स्पेसिफिक हैं, उन रिसोर्सेज को हम स्पेशली बर्गर के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, उन रिसोर्सेज को बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट कर दिया कि यार हम तो पिज्जा का प्रोडक्शन करेंगे। रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक है, उन रिसोर्सेज की आदत होती है कि उन रिसोर्सेज को हम बर्गर के लिए ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पिज्जा का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं तो बर्गर को सेक्रीफाइस करने की प्रोड्यूसर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज को आदत थी कि उन रिसोर्सेज से हम बर्गर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब रिसोर्सेज को हम यूज वन यानी कि गुड वाई बर्गर से यूज टू यानी कि गुड एक्स पर शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज की एग्जिस्टिंग वो था ना कि रिसोर्सेज को हम स्पेशल जगह पर ही यूज कर सकते हैं, उनका स्पेशलाइज्ड यूज होता है, उन्हें हम बर्गर के लिए ही यूज कर सकते हैं, ये चीज डिस्टर्ब हो जाती है। जब ये चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा बर्गर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एमओसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं और चैप्टर को एंड कर देते हैं। हमारे पास में दो गुड्स है, प्रोड्यूसर दो गुड्स बना सकता है, व्हीट और क्लोथ, ठीक है। यहाँ पर वो क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और व्हीट का प्रोडक्शन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है वो गुड एक्स होता है, जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज करते हैं उसे गुड वाई बोलते हैं। और गुड एक्स को बोला जाता है यूज टू और गुड वाई को बोला जाता है यूज वन। पीछे भी मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा गुड एक्स होता है इसे हम यूज टू बोलते हैं और गुड वाई को हम यूज वन बोलते हैं, क्योंकि हम हमारे रिसोर्सेज यूज वन से यूज टू पर शिफ्ट कर रहे हैं, बर्गर से पिज्जा पर शिफ्ट कर रहे हैं, पिज्जा का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें एक तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है और साथ में पीपीसी भी बनाना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपॉन जो गेन कर रहे हैं। तो पहले वाले पे तो कभी भी निकलता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमने कितना सेक्रीफाइस करा, 100 से 90, हम लोगों ने 10 सेक्रीफाइस करा, अपॉन कितना गेन करा, 25। तो ये हम निकालते जाते हैं, 10 अपॉन 25 कितना आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा लगभग 0.4 आना चाहिए। तो 10 डिवाइडेड बाय 25 ये हमारे पास में आ गया 0.4। अगेन कितना हमारा लॉस ऑफ वाई है, ये हो गया 90 से 70 यानी कि 20। ये कितना है, 20 से 50 हो गया मतलब 25। तो 20 अपॉन 25, 20 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ रहा है, 0.8। अगेन कितना सेक्रीफाइस करा, 70 से 40, 50 60 70 30। ये कितना गेन करा, 50 से 75 मतलब 25। कितना आएगा हमारे पास में, 30 डिवाइडेड बाय 25, 1.2। अगेन ये कितना हो गया हमारा, 40 से 10 हो गया है, तो ये हो गया 20 30 40। 30 हम लोगों ने सेक्रीफाइस करा, सेम है। ये हमारा गेन कितना है सर, 75 से 85 यानी कि 10 का हम लोगों ने गेन करा। ये कितना आया है हमारे पास में, 3 आया है। कितना आया हमारे पास में, 30 अपॉन 10, तो ये 3 आ गया। ये हम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस करा, 10 सेक्रीफाइस करा सिर्फ 2 पाने के लिए, 85 से 87 2 पाने के लिए, तो ये हमारा 5 आ रहा है। पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.4 थी, इंक्रीज होके 0.8 हुई, देन इंक्रीज होके 1.2, देन इंक्रीज होके 3, देन इंक्रीज होके 5। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है। दिस इज द रीजन पीपीसी हमारा कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ये इंक्रीज क्यों हो रही है, क्लोथ को पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा व्हीट क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे यूज स्पेसिफिक होते हैं। उन रिसोर्सेज की आदत है कि उनसे हम व्हीट ही ग्रो कर सकते हैं, क्लोथ ग्रो नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम क्लोथ पर उन रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये जो स्पेशलाइज्ड यूज है ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसका हमें पीपीसी भी बनाना है। तो देखो, जब हम पीपीसी बनाते हैं, जिस चीज को हम गेन कर रहे हैं उसे हम एक्स एक्सेस पर दिखाते हैं। तो हम गेन किसे कर रहे हैं, क्लोथ को, और हम सेक्रीफाइस किसे कर रहे हैं, सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं व्हीट को, उसे हम वाई एक्सेस पर दिखाएंगे। क्लोथ कितना है हमारा, ये 87 तक का है। एक काम करते हैं, हम 10 का गैप ले लेते हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक का ले लेते हैं। 87 हमारा लास्ट था, ठीक है। और व्हीट हमारा 100 तक का है, तो इसे हम पूरा ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। करेक्ट हो गया। प्लॉट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में है सारे रिसोर्सेज व्हीट पर खर्च करे जा रहे हैं, क्लोथ कितना है, 0 है, तो क्लोथ 0 है और
ये 100 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोथ 25, तो ये 90 हो गया। तो क्लोथ 25 कहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, ठीक है, 20 और 30 के बीच में आएगा, और ये हमारा 90, तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ये क्लोथ 50 और ये 70, क्लोथ 50 और ये 70, क्लोथ तो 50 है, ये यहाँ पर आएगा, और ये 70 है, तो ये कुछ यहाँ आना चाहिए। देन हमारे पास में क्लोथ है 75 और वीट कितना है, 40 है। क्लोथ 75, 70 और 80 के बीच में आएगा ना, और ये कितना है हमारे पास में, आई गेस 40 है, दोबारा चेक कर लेते हैं, 40 था ना, हाँ 40 है। अगेन क्लोथ हमारा 85 है और वीट कितना है, 10 है। क्लोथ 85, 80, 90 के बीच में, और ये कितना है, 10 है। और लास्ट हमारे पास में क्लोथ 87, 87 तो 85 से थोड़ा सा आगे ही आएगा, और वीट कितना है, 0 है, तो ये कुछ यहाँ आना चाहिए। अब अगर इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा बन गया पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अगर मैं लाइंस को ज्वाइन करूँ तो भी आप देख सकते हो, इसे मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो आप खुद देख सकते हो, पहले हम लोगों ने इतना सेक्रीफाइस करा, देन हमने इतना सेक्रीफाइस करा, देन हमने और ज़्यादा सेक्रीफाइस करा, देन हमने और ज़्यादा सेक्रीफाइस करा। तो ये सेक्रीफाइस करने की हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, दैट इज वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड एट चैप्टर नंबर 2 भी। लेक्चर कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना। कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस। देन परसों करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।